हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start the discussion. So please confirm quickly. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किए थे BRBL पेपर के मॉड्यूल ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन के इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3030। If funds related to unclaimed deposits are transferred to DEAF, Depositors Education and Awareness Fund, and customer claims the amount, it will be paid by bank to the customer with interest at which rate with effect from this date. तो अगर हमने unclaimed deposit का पैसा, unclaimed deposit हम उन डिपॉजिट्स को कहते हैं जहां कोई ऑपरेशन नहीं होता फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years और मोर, तो उन केसेस में वी आर सपोज टू ट्रांसफर दिस मनी टू ए फंड क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। कस्टमर अगर वो पैसा बैंक से वापस मांगता है तो उस केस में बैंक उसको पैसा पे करेगा। उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यूज होगा विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। So it will be 2%, it will be 5%, it will be 3% या it will be 4%। तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा होगा, इसके टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ा होगा। सो क्या आंसर बनता है ज़रा ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या बनता है। सो यस, अप्लाई योर माइंड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर बनता है 3%। सो दिस इंटरेस्ट रेट इज 3% विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z has 3 accounts in bank B, current account in his name, saving bank account in joint name of his wife, FD account in his name। तो ये 3 अकाउंट्स हुए, तो जिसमें 2 अकाउंट उसके अपने नाम से हैं, करंट एंड FD। सेविंग बैंक अकाउंट ज्वाइंट है विद हिज वाइफ। ही वांट्स टू नॉमिनेट P टू द करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट में वो P को नॉमिनेट करना चाहता है। P एंड R को वो सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहता है। P एंड S को वो FD अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहता है। तो व्हाट बैंक विल डू। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को केयरफुली ध्यान अंडरस्टैंड करें और फिर ये आंसर प्रोवाइड करें। ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो व्हाट विल बी आवर आंसर। सो दीज आर डिफरेंट अकाउंट्स। तो सर ने नॉमिनेशन करना है तो इस नॉमिनेशन में क्या आप परमिट करेंगे, क्या आप परमिट नहीं करेंगे। तो नॉमिनेशन के जो रूल्स हैं उनको सामने रखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। यस, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर। जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो आंसर चैट बॉक्स में देंगे और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो वो आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे विद द आंसर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नॉमिनेशन के रूल्स क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली डिपॉजिट के अंदर। सो डिपॉजिट के अंदर जो नॉमिनेशन के रूल्स हैं वो कहते हैं ओनली वन नॉमिनी इज पॉसिबल इन एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। केवल एक नॉमिनी पॉसिबल है। तो दिस मीन उसकी जो रिक्वेस्ट करंट अकाउंट के लिए है तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी। सो वी विल एक्सेप्ट फॉर अकाउंट नंबर 1 एंड वी कांट एक्सेप्ट फॉर अकाउंट नंबर 2 एंड 3।
तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। सो टू नॉमिनीज का प्रोविजन केवल एक सिचुएशन में अवेलेबल है। सिचुएशन को भी हम ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहां टू नॉमिनीज पॉसिबल है, वो सिचुएशन है लॉकर अकाउंट की। लॉकर अकाउंट में अगर वो अकाउंट जॉइंट ऑपरेशंस वाला अकाउंट है, सो वो जॉइंट अकाउंट ही नहीं, उसमें जो ऑपरेशंस हैं वो भी जॉइंट है, तो वहाँ केवल टू नॉमिनीज आर पॉसिबल। इन एनी अदर केस टू नॉमिनेशंस आर नॉट पॉसिबल, ओनली वन नॉमिनी इज पॉसिबल। तो आई एम श्योर इस रूल को हम माइंड में रखेंगे, ताकि पेपर में क्वेश्चन तो ये सारे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हम आंसर प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाएँ। अब हम ये मैच पॉइंट्स वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू नॉमिनेशन। तो यहाँ पे नॉमिनेशन से रिलेटेड ही कुछ प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 45ZE है, 45ZA है, 45ZC है। तो हमने इनको मैच करना है। तो यहाँ पे डिपॉजिट को लेकर के नॉमिनेशन है, यहाँ पे सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स को लेकर के नॉमिनेशन के प्रोविजन है, यहाँ पे लॉकर अकाउंट को लेकर के नॉमिनेशन के प्रोविजन है, और तीनों प्रोविजन रजिस्ट्रेशन को लेकर के हैं। तो हमने इनकी इन सेक्शंस को मैच करना है। तो जब हम बात करते हैं डिपॉजिट की, तो इसके प्रोविजन है ZA के अंदर। जब हम बात करते हैं सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल की, तो इसके प्रोविजंस हैं ZC के साथ रिलेटेड। जब हम लॉकर की बात करते हैं, तो इसके प्रोविजन रिलेटेड है ZE के साथ। तो दिस मीन यहाँ पे हमारा आंसर बना 2, यहाँ पे हमारा आंसर बना 3, और यहाँ पे हमारा आंसर बना 1। तो अगर हम इनको कंसिडर करते हैं, तो वेयर इज द आंसर? तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ प्योरली अगर हमें इन सेक्शंस के बारे में जानकारी है और इसके फंडा के बारे में जानकारी है, सो वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर कवर करते हैं हम। X and Y have jointly operated locker. They nominated A and B. तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर के केस में दो नॉमिनीज पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे A एंड B दो नॉमिनीज हैं। Z has expired. His legal heirs are R and S. तो Z जिनकी डेथ हुई है, उसके लीगल हेयर R and S है। एक्सेस टू लॉकर शैल बी अलाउड टू। तो लॉकर किसको खोलने दिया जाएगा? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए किसको लॉकर ओपन करने दिया जाएगा। तो रूल्स को थोड़ा रिकॉल करें कि रूल हमारे क्या कहते हैं। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसका आंसर बताने की। तो जैसा मैंने कहा, लाइव क्लास जो एक्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं इस समय, वो चैट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड कर दें, और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में केवल आंसर को लिख लेंगे और इंतज़ार करेंगे आंसर का। तो लॉकर अकाउंट है ये। सो लॉकर अकाउंट में प्रोविजंस क्या हैं, पहले उन प्रोविजन को हम अंडरस्टैंड कर लें, फिर आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। प्रोविजंस कहते हैं लॉकर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ डिपॉजिट अकाउंट में और लॉकर अकाउंट में पोजीशन अलग अलग है। तो पहले मैं लॉकर अकाउंट की पोजीशन बता रहा हूं आपको। लॉकर पोजीशन में जो सर्वाइवर है वो प्लस नॉमिनी, उनको एक्सेस दिया जाएगा। डिपॉजिट अकाउंट में पोजीशन होती है जॉइंट अकाउंट्स के अंदर जो सर्वाइवर है प्लस लीगल हेयर्स जो डिसीज्ड के हैं। तो हमने इस रूल को माइंड में रखना है। तो अगर इस रूल को हम माइंड में रखते हैं, दिस वन, तो हम किसका आंसर देंगे? सो वाई सर्वाइवर है
ए एंड बी नॉमिनी है, तो वाई हो गया, ए एंड बी हो गया, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। दिस शुड बी आवर आंसर, वाई एंड दोनों ही नॉमिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिजर्व बैंक में डिटरमिन द पॉलिसी इन रिलेशन टू एडवांसेस and issue directions when it is satisfied that it is necessary to give instructions. Reserve Bank of India may determine the policy in relation to advances and issue directions. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स को लेकर के पॉलिसी डिटरमिन कर सकता है और डायरेक्शंस इशू कर सकता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता हो कि ये ज़रूरी है कि वो डायरेक्शंस देनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन इनमें से किसको लेकर के होंगी? पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी या इन द इंटरेस्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो डायरेक्शन दी जाएगी इनमें से किसके हित को सामने रख से दिया जाएगा? तो देखिए क्या आंसर बनेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ दीज। सो किन के इंटरेस्ट को सामने रख के ऐसा किया जाएगा? ये हमारे ऑप्शंस हैं। So 1 2 3 4 all, 1 2 3 only, 1 3 4 only या 1 2 4 only। तो जो भी डायरेक्शंस दी जाएंगी रिजर्व बैंक के द्वारा लोन्स को लेकर के, वो इनमें से किसके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 33A, ये डबल क्वेश्चन हो गया था तो इसका नंबर हमने 33A लगा दिया। Yes, what will be the answer? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना है आपको ताकि आपको फुल बेनिफिट इनका अवेलेबल हो सके। यस, डू इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 33A, ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं लोन्स कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, ये होंगे इनके रीज़न के कारण। पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की भलाई हो, इसमें डिपॉजिटर के हितों की राखी हो जाए, बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट को भी साध लिया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें इंटरेस्ट कोई एस्पेक्ट नहीं रहता है। तो दिस इज नॉट ए फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड। तो ये पहले 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, तो दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? RBI has powers to impose a selective credit control measures. Selective control have following features. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनको यूज कर सकता है, लेकिन उनके फीचर्स क्या हैं ये हमने बताना है। तो ये उनके डिफरेंट फीचर्स हैं और ये हमारी रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो इनमें से हमने आंसर को बताना है कि क्या क्या फीचर्स हैं। सो सभी फीचर्स को एक एक करके केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, RBI has the powers to impose selective credit control. फीचर्स क्या हैं? Generally used to prevent speculative holding of essential commodities and basic raw material using bank credit. बैंक से लोन लेकर के जो होल्डर्स हैं पैसा लेकर के वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को दबा लेते हैं, रॉ मटेरियल को वो दबा लेते हैं, तो वो एक्टिविटी ना हो। ये तो डेफिनेटली है इसका पर्पस, ताकि प्रिवेंट किया जा सके उन लोगों को जो स्पेकुलेशन करते हैं कि प्राइस बढ़ेंगी, हम इसको अपने पास जमा कर लेते हैं और महंगी प्राइस के ऊपर बेच देंगे, तो उससे बचाने के लिए ये किया जाता है। दिस इज करेक्ट। SCC, that is special stipulates quantum of credit which can be extended. तो कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लिमिट लगा देता है कि इससे बियॉन्ड आप इसके अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते। तो यस, ये भी उसका पर्पस है। SCC स्टिपुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच लोन कैन बी गिवन। तो यहाँ पे रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब कर देता है कि आपने अगर ये लोन देना है
तो इंटरेस्ट रेट आपको इतना चार्ज करना होगा। एसेंशियल कमोडिटीज कवर्ड आर फूड ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, शुगर, जैगरी, कॉटन, टेक्सटाइल्स। ये सारी की सारी वो गुड्स हैं जो मास कंजम्पशन की गुड्स हैं, और ये मास कंजम्पशन की गुड्स यही आती हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो अगर इस सामने रखें तो फिर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट बन जाता है। देखिए इन 4 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। For remitting means writing off any debt to its directors. A banking company requires prior permission of under which section of Banking Regulation Act. अगर बैंक का कोई डायरेक्टर है, उसको कोई लोन दिया, किसी भी बैंक का डायरेक्टर हो, अगर उसको लोन दिया जाए और उसके लोन को राइट ऑफ करना पड़े, तो वो राइट ऑफ किसकी परमिशन के साथ होगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की किस सेक्शन के अंतर्गत होगा। यानी 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सेबी का परमिशन होगा, सेक्शन 18 होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। आरबीआई का परमिशन होगा, सेक्शन 20A होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन पर होगी परमिशन, सेक्शन है 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। नेबार्ड की परमिशन सेक्शन 25। तो क्या लगता है आपको? तो यहाँ ब्रॉडली जो लग रहा है सेबी का तो कोई रोल होना नहीं चाहिए, और माफीनामे में नेबार्ड का भी रोल नहीं होना चाहिए। तो रोल या तो आरबीआई का रह जाता है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रह जाता है डायरेक्टली। तो इनमें से हमने डिसाइड करना है, तो कर दीजिए डिसाइड। तो एलिमिनेशन से 2 तो हमने बाहर कर दिए और 2 हमारे पास बच गए। तो यहाँ पे आप गेस वर्क भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। सो बैंकों का जो रेगुलेटर है, ये हम जानते हैं कि रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही मिलेगी, और उसके लिए सेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास परमिशन देने की, 20A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 35A एक और क्वेश्चन डबल हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। तो जो MCLR सिस्टम है, तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। MCLR में हमने वो कंपोनेंट हैं जिसके बेसिस के ऊपर MCLR फिक्स होता है। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, टेनर प्रीमियम है, रिस्क मैनेजमेंट है, नेगेटिव कैरी ऑफ CRR है, और हमारे ऑप्शंस ये हैं। तो देखिए कितने वो फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इनमें फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं व्हेन MCLR इज फिक्स्ड बाय ए बैंक। बैंक ही MCLR को फिक्स करता है। तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फ्रेंड, वेरी ऑफन दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इनको बार बार पूछा जाता है, बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इनमें कई क्वेश्चन तो आपको पेपर में भी मिल जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 35A के लिए क्या आंसर रहेगा? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आंसर हमें गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो एक फैक्टर है, नो डाउट अबाउट इट। कॉस्ट ऑफ फंड्स, हम जो डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर हम कॉस्ट पे करते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में, ये भी कंपोनेंट है। टेनर प्रीमियम, टेनर होता है मैच्योरिटी पीरियड, तो ये भी एक फैक्टर है। रिस्क मैनेजमेंट, तो MCLR के लिए ये तो डायरेक्टली फैक्टर नहीं है। नेगेटिव कैरी ऑफ CRR, ये भी एक फैक्टर है। नेगेटिव कैरी ऑफ CRR क्या होता है? CRR का जो पैसा हम RBI में डिपॉजिट करवाते हैं, वो पैसा होता है हमारे डिपॉजिटर का। उस पैसे के ऊपर हम डिपॉजिट्स को इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन RBI हमें इंटरेस्ट पे नहीं करता है।
तो हमारी कॉस्ट क्या बन गई, नेगेटिव कॉस्ट बन गई उस पैसे के ऊपर जो CRR का हम डिपॉजिट करवाते हैं। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव कैरी ऑफ CRR। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आंसर कौन से बने, नंबर 4 को छोड़ दीजिए, बाकी हमारे आंसर्स हैं। तो ये हमारा आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ बैंक्स टू पब्लिश इंटरनल बेंचमार्क फॉर फॉलोइंग मैच्योरिटीज। तो यहाँ पे वंस अगेन हम MCLR के बेंचमार्क्स की ही बात कर रहे हैं, हालांकि वो दिया नहीं हुआ, दे देना चाहिए था। तो MCLR के कौन कौन से बेंचमार्क्स बैंकों को पब्लिश करने होते हैं, तो कौन कौन से मैंडेटरी हैं, वो मैच्योरिटीज कौन कौन सी हैं। ओवरनाइट MCLR, 1 month MCLR, 3 month MCLR, 1 year MCLR, 3 years MCLR। ऑप्शंस हमारी ये वाली हैं। तो कौन कौन से MCLRs पब्लिश होते हैं, 1 to 5 सारे के सारे ही, या 1 2 3 4 ओनली, या 1 3 4 5 ओनली, या 1 2 3 5 ओनली। तो कौन कौन से पब्लिश होने हैं, ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन कौन से बनते हैं। यस, व्हाट विल बी द आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पब्लिश करने हैं बैंकों ने। ओवरनाइट MCLR यानी एक दिन का MCLR, ये तो यस होना है। 1 month का MCLR, ये भी होना है। 3 months का MCLR, ये भी होना है। 1 year का MCLR, ये भी होना है। 3 years का MCLR, ये नहीं होना। इसकी बजाय 6 months का MCLR होता है कंपल्सरी। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन 6 months होता तो हम उसको करेक्ट कर देते। तो हमारा 5 नंबर को छोड़ करके बाकी सारे करेक्ट हैं। तो इस मीन ऑप्शन बी इज आवर आंसर, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू फ्लोटिंग रेट लोन्स। तो EBLR सिस्टम इनमें से किन के ऊपर एप्लीकेबल है, पर्सनल लोन्स के ऊपर है, हाउसिंग लोन्स के ऊपर है, ऑटो लोन्स के ऊपर है, MSME लोन्स के ऊपर है, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो हमने बताना है इनमें से किसके ऊपर EBLR एप्लीकेबल है। तो बैंकों में या तो MCLR यूज होता है या EBLR यूज होता है। तो EBLR इसमें बेंचमार्क एक्सटर्नल होते हैं। तो हमने बताना है कि EBLR इनमें से किस लोन के ऊपर अप्लाई होता है, हमने यूज करना है, और वो भी मैंडेटरी बेसिस के ऊपर। तो जितने पर्सनल लोन्स हैं उनके ऊपर यूज होना है, जैसे कंज्यूमर लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स के ऊपर भी यूज होना है, ऑटो लोन जो हम इंडिविजुअल्स को देते हैं, ये सारे लोन्स हमारे इंडिविजुअल्स को गिवन लोन है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को यस ये भी है। तो ये 4 के 4 हैं। तो दिस मीन ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। अंडर EBLR सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बेंचमार्क। सो EBLR में क्योंकि इंटरनल तो वो होता नहीं है, एक्सटर्नल बेंचमार्क होता है वो। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क इनमें से किसको यूज किया जा सकता है, RBI का रेपो रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 months ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 months ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क्स, RBI का बैंक रेट। तो हमने बताना है इनमें से किस किस को यूज किया जाता है, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सा यूज होगा। बैंक जिसको यूज कर सकते हैं तो इनमें वो कौन कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 38,
सो किसको यूज किया जाता है? सो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट शैल बी द आंसर? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट ये तो है, तो जिसको हम RLL भी बोल देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ से ट्रेजरी बिल यील्ड, जिसको FBIL पब्लिश करता है, ये भी है। तो ये भी है और ये भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 मंथ से ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय FBIL, ये भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक रेट, नो, ये उसमें नहीं है। तो दिस मीन ऑप्शन बी जो है 1, 2, 3 हमारा आंसर बन जाता है। इंटरेस्ट रेट अंडर EBLR शैल बी रीसेट एट लीस्ट वंस इन हाउ मेनी मंथ्स? अगर EBLR सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट उसमें रीसेट होने होंगे कितने पीरियड के बाद? एटलीस्ट वंस इन हाउ मच पीरियड? महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, 3 बार, या महीने में 6 मंथ्स में 1 बार। सो 1 मंथ में 1 बार, 2 मंथ्स में 1 बार, 3 मंथ्स में 1 बार, 6 मंथ्स में 1 बार, और वो भी कम से कम एटलीस्ट, यानी इससे पहले हो सकते हैं लेकिन उस पीरियड में तो जरूर हो जाने चाहिए। तो वो पीरियड कितना है रीसेट का? दिस इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। तो देखिए क्या आंसर बनता है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फ्रेंड्स, हमारा आंसर इसके अंदर बनता है 3 मंथ्स का। 3 महीने में कम से कम 1 बार इनको जरूर रीसेट करना है। क्वेश्चन नंबर 40, विच एक्ट प्रोहिबिट्स लैंडिंग एट एक्सऑर्बिटेंट रेट्स? तो एक एक्ट है जिसके मुताबिक एक्सऑर्बिटेंट, बहुत ज्यादा रेट्स के ऊपर लोन हम नहीं दे सकते। हमने बताना है उस एक्ट का नाम। मनी लैंडर्स एक्ट 1927 है ये। लैंडिंग कंट्रोल्स एक्ट है 1944 का। यूजूरियस लोन्स एक्ट है 1918 का। फेयर लैंडिंग एक्ट है 1935 का। तो हमने बताना है उस एक्ट का नाम जो प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि भाई आप लोन दीजिए, इंटरेस्ट भी दीजिए, लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत हाई नहीं होने चाहिए, लूट पाट वाले नहीं होने चाहिए। तो हमने एक्ट का नाम बताना है। सो व्हाट इज नेम ऑफ दैट एक्ट? क्वेश्चन नंबर 40, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 40 का? फ्रेंड, इस एक्ट का नाम है यूजूरियस लोन्स एक्ट 1918। अगर कोई लेंडर एक्स ऑर्बिटेंट रेट्स के ऊपर लोन देता है तो इस एक्ट में पावर है कोर्ट की कि उसके इंटरेस्ट रेट को अगर चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट एक्सेसिव है। तो जहां पे भी एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट है, अगर उसको कोई चैलेंज करता है बोरोर, तो कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है। तो ये पावर कोर्ट को मिला है अंडर यूजूरियस लोन्स एक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनीज आर बियॉन्ड स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करते हैं तो कोर्ट उनकी समीक्षा नहीं कर सकते अगर वो RBI डायरेक्शन के मुताबिक फिक्स किए गए हैं। तो ये प्रोविजन इनमें से कहां पे अवेलेबल हैं? सेक्शन 18 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, सेक्शन 21 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, सेक्शन 25B है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, या सेक्शन 15A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। तो जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक रेट चार्ज करते हैं तो उनको कोर्ट उनकी समीक्षा नहीं कर सकते, यानी उनके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल नहीं हो सकता। अगर होगा तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो इंटरेस्ट रेट RBI की जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो करते हुए बैंक चार्ज कर रहे हैं। तो इनमें से कहाँ ये प्रोवाइडेड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्या आंसर बनता है देखिए। What is answer for question number
41। क्वेश्चन 41 के लिए ये आंसर है सेक्शन 21A। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 21A ये प्रोवाइड करता है कि यूजुरियस लोन्स एक्ट 1918 उसके प्रोविजंस बैंक लोन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन कंडीशन उसमें एक ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेवी किया जा रहा है वो आरबीआई की डायरेक्शन के मुताबिक होना चाहिए। तो ये सेक्शन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दैट कोर्ट एक्शन। इंटरनेट बैंकिंग विद ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी कैन बी अलाउड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स विद आरबीआई अप्रूवल। अगर कोऑपरेटिव बैंक इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जिसमें ट्रांजैक्शन फैसिलिटी अवेलेबल हो, अगर कोऑपरेटिव बैंकों को वो प्रोवाइड करना है तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। आरबीआई वो अप्रूवल कब देता है? वो अप्रूवल आरबीआई देता है अगर उसकी CRAR कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इट इज नॉट लेस देन हाउ मच %, और उस बैंक का जो नेटवर्थ है इट इज एट लीस्ट हाउ मैनी करोड़ एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो हमने यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 5% से कम नहीं होनी चाहिए और 40 करोड़ उसका डिपॉजिट कम से कम होना चाहिए। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 8 and 60 करोड़, तीसरा 10 and 50 करोड़ एंड फोर्थ है 12 and 75 करोड़। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं, इसके बेसिस के ऊपर हमने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 42 का? कोऑपरेटिव बैंक इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी विद ट्रांजैक्शंस, एंड दिस इज पॉसिबल जब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 10% हो और बैंक का नेटवर्थ 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 43। कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बोरो इन कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी। तो कोऑपरेटिव बैंक अगर चाहें तो वो इसमें बोरो कर सकते हैं विद इन सीलिंग ऑफ हाउ मच % ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट एट एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कोऑपरेटिव बैंकों ने अगर बोरो करना है तो उसके ऊपर लिमिट है। वो लिमिट कितना है? वो लिमिट रिलेटेड है एग्रीगेट डिपॉजिट उस बैंक के कितने हैं एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हमने बताना है वो लिमिट 1% का है, 2% का है, 3% का है या 4% का है। सो हाउ मच इज दैट लिमिट? क्वेश्चन नंबर 43 क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए? तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 43 के लिए बनता है 2%। तो अगर उस बैंक के एग्रीगेट डिपॉजिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ के थे तो उसके 2% तक वो यानी 400 करोड़ वो बोरो कर सकता है कॉल मनी में, नोटिस मनी की फॉर्म में या टर्म मनी की फॉर्म में फ्रॉम द मनी मार्केट। प्राइमरी डीलर्स कैन बोरो इन कॉल एंड नोटिस मनी और उनका सीलिंग है how much % of net owned funds as at end of their previous financial year on daily average basis in a reporting fortnight। तो प्राइमरी डीलर्स के लिए ये लिमिट कितना है? ये हमारे ऑप्शन आंसर है 200%, 225%, 250% या 275% प्राइमरी डीलर का लिमिट। अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता तो फिर हम नेट ओन्ड फंड्स को भी फिल इन द ब्लैंक के लिए क्वेश्चन बना देते, और ऐसे ही अगर इसको डिफिकल्ट बनाना होता तो यहाँ पे एग्रीगेट डिपॉजिट को भी हम फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट कर सकते थे। चलिए इन एनी केस क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या बनेगा? यस, प्रोवाइड कर दें आंसर क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। प्राइमरी डीलर के केस में इट इज 225%। सो प्राइमरी डीलर संस्था होती है। क्या होते हैं प्राइमरी डीलर्स? एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसी कंपनी है
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है। सो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बाय एंड सेल का काम करती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर मार्केट मेकर का काम करती है। 45 banks can issue certificate of deposit with minimum amount of how much and minimum maturity of how many days। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर बैंकों ने इशू करना है तो उसका कम से कम अमाउंट कितना होगा और उसकी कम से कम मैच्योरिटी पीरियड कितनी होगी। ये हमारे ऑप्शंस हैं। 3 लाख 5 दिन, 5 लाख 7 डेज, 2 लाख 10 डेज या 7 लाख 15 डेज। क्वेश्चन 45, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन 45 के लिए? सो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, तो आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 45। सो 45 के अंदर हमारा आंसर बनता है कम से कम 5 लाख, कम से कम 7 डेज। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 46, eligible issuers whose total commercial paper issuance during a calendar year, how much amount or more shall obtain credit rating for issuing CPs from at least 2 CRA registered SEBI registered CRAs and should adopt the lower of the 2 ratings। तो अगर किसी ने कमर्शियल पेपर इशू करना है, सो कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है? कमर्शियल पेपर इशू करते हैं मेनली रेटेड कंपनीज, अच्छी कंपनीज जो हैं वो, और भी कई लोग हैं जो इशू कर सकते हैं। सो जो भी इशू करेगा उसको 2 क्रेडिट रेटिंग्स लेनी पड़ेंगी, और वो भी जो सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनसे, और उनमें जो लोअर है उनको वो अडॉप्ट करेंगे। सो एडवर्टीजमेंट के अंदर वो जो लोअर है उसको बताएंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये अमाउंट कितना हो कैलेंडर ईयर के अंदर। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ऊपर का अमाउंट होगा, ओनली देन दिस रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड, तो तभी ये रिक्वायरमेंट बनती है। तो 500 करोड़ या उससे ऊपर है, 750 करोड़ या उससे ऊपर है, 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, या 1200 करोड़ या उससे ऊपर है। सो किसके ऊपर होगा वो, तभी ये बात बन पाएगी। तो इट इज 1000 करोड़ एंड अबव, 1000 करोड़ या उससे ऊपर एक कैलेंडर ईयर के अंदर अगर कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे कैलेंडर ईयर है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट अगर इसमें हम चाहते तो यहाँ पे कम से कम 4 फिल इन द ब्लैंक्स बन जाते हैं। तो एक हमारा अमाउंट वाला, एक हमारा कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर का इशू रह सकता है, एक कितने CRA से ये रिपोर्ट लेना है, और फिर इनमें से अडॉप्ट किसको करना है, लोअर को करना है या हायर को करना है। तो यहाँ पे एक नहीं 4 फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते थे, लेकिन हमने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल रखा ताकि आप थोड़ा इंसेंटिवाइज्ड रहें कि यस आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, RBI's revised integrated ombudsman scheme 2021 integrated the following schemes। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जो स्कीम है 2021 की, जिसमें कई स्कीमों को इंटेग्रेट कर दिया है, तो इनमें से कौन कौन सी स्कीम को इंटेग्रेट किया गया? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 को किया गया, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 को किया गया, एक तीसरी और स्कीम है जिसको इसमें मर्ज किया गया। तो देखिए वो तीसरी स्कीम कौन सी है। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर क्रेडिट कार्ड्स 2017 है, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFC 2018 है, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर इंश्योरेंस 2015 है, या ओम्बड्समैन स्कीम फॉर म्यूचुअल फंड्स 2020 है। तो यस बताइए क्या आंसर बनता है।
सो कौन सी ओम्बड्समैन स्कीम इस स्कीम में इंटेग्रेट की गई है, मर्ज की गई है? तो दो तो मेंशन्ड है ऑलरेडी, तीसरी हमने बतानी है, वो तीसरी कौन सी है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। तो क्या आंसर बनता है हमारा इस क्वेश्चन के लिए? सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बनता है एनबीएफसी की ओम्बड्समैन स्कीम। तो दिस इज दैट थर्ड ओम्बड्समैन स्कीम जिसको मर्ज किया गया इस इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर। Every banking company incorporated in India has to create a reserve fund under which section of Banking Regulation Act out of profits shown in the profit loss account prepared under section 29 of the Banking Regulation Act। So हर एक बैंकिंग कंपनी को क्या क्रिएट करना है? एक रिजर्व फंड क्रिएट करना है। और ये किस सेक्शन में क्रिएट करना है? और इस फंड में पैसा कहां से आएगा? जो बैंक प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से ये पैसा लिया जाएगा। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करना है उसमें इसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। हर साल एवरी ईयर ए सम इक्वल टू नॉट लेस देन हाउ मच % ऑफ सच प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर टू दिस फंड। सच ट्रांसफर्स हैव टू बी मेड बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो ये उसकी कंडीशन है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक तो सेक्शन वो कौन सा है जिसमें इस फंड को क्रिएट करना है, दूसरा एनुअल बेसिस के ऊपर कम से कम कितना पैसा ट्रांसफर करना है इस फंड के अंदर फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और वो प्रॉफिट भी बिफोर डिविडेंड डिक्लेरेशन है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर है। तो 15 सबसेक्शन 1 25 ट्रांसफर करना है, 20 सबसेक्शन 2 18, 17 सबसेक्शन 1 20%, 22 सबसेक्शन 3 15%। तो ये ऑप्शन आंसर हमने प्रोवाइड करने हैं 48 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्या आंसर बनता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, सारे के सारे ही लगातार इनको पूछा जाता है। तो अगर आप इनको कर लेते हैं अच्छे से तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चंस आपको कई पूछ लिए जाएं। सो ये है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, और कम से कम 20% इसको ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड उस अमाउंट के 20% को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है कि इस 20% को आरबीआई चाहे तो इंक्रीज कर सकता है, और इंक्रीज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि ये 25% आपको ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम का कंडीशन है। तो मिनिमम से ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है 25%। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए लॉ में क्या प्रोविजन है तो हमारा आंसर ये 20% बनेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आरबी की डायरेक्शन क्या है इसको ट्रांसफर करने की, तो आरबी की डायरेक्शन है 25% की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू शेड्यूल्ड बैंक? अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक की तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बनती है। इट इज ए बैंक इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। RBI can include any bank in this schedule subject to some conditions. Paid up capital plus reserve should be at least 5 lakh to be included in schedule. Affairs are not conducted in a manner detrimental to interest of depositors. ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने जांचना है कि ये सही है कि गलत है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। तो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड आपने करना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सो क्वेश्चन 49, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ये आंसर आपको प्रोवाइड करना है।
सो चलिए देखते हैं सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके। इट इज़ ए बैंक हुज नेम इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 यानी सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फ्रेंड ये हमारा तो आंसर गलत है। शेड्यूल सेकंड तो करेक्ट है लेकिन एक्ट का नाम गलत है। तो इट इज नॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट इज आरबीआई एक्ट। दूसरी स्टेटमेंट तो ये हुआ हमारा रॉन्ग। आरबीआई कैन इंक्लूड एनी बैंक इन दिस शेड्यूल सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो अगर कुछ कंडीशन को बैंक फुलफिल करते हो तो उस बैंक का नाम आरबीआई इसमें इंक्लूड कर सकता है। यस, दिस इज करेक्ट। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स कम से कम 5 लाख होना चाहिए अगर शेड्यूल में उसका नाम इंक्लूड करना है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उस बैंक के जो अफेयर्स हैं वो ऐसे कंडक्ट होने चाहिए जो डिपॉजिटर के जो हित हैं उनके अगेंस्ट ना हो। तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। तो हम ऑप्शन तलाश करेंगे जो एक नंबर गलत है बाकी सही है। तो ये हमारे 3 सही हैं और पहला गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following statement is correct or false regarding cash reserve ratio? CRR को लेकर के ये क्वेश्चन है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके केयरफुली रीड करें और फिर ये ऑप्शंस गिवन है इनमें से ऑप्शन को पिक करें। तो CRR आपने बहुत बार स्टडी किया होगा, देखिए इसमें से क्या क्या सही है क्या क्या सही नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन को पिकअप करें। तो यस, सभी स्टेटमेंट को रीड कर लें। तो आई प्रोवाइड यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इस क्वेश्चन को करें। सो क्या आंसर बनता है? लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? प्रोविजंस आर अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फ्रेंड ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत स्टेटमेंट है। सेक्शन 42(1) ये तो पार्ट करेक्ट है लेकिन दिस पार्ट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज आरबीआई एक्ट। RBI can determine rate of CRR subject to maximum of 20% of NDTL। तो RBI फिक्स कर सकता है विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। तो ये CR में नहीं, ये SLR के लिए तो एप्लीकेबल है। तो CRR के ऊपर कोई लिमिट नहीं। तो ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस इज पेड एट बैंक रेट। तो ये भी गलत है। CRR के ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। CRR रिटर्न इज सबमिटेड बाय बैंक्स टू RBI ऑन फॉर्म A। यस, दिस इज करेक्ट। फॉर्म A के ऊपर सबमिट करते हैं। अब हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बना? तो 3 फॉल्स हैं जिसके अंदर और एक उसमें करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। तो अगर CRR को आपने केयरफुली रीड किया तो फिर इसको पिकअप कर लेंगे इन आंसर को क्विकली, अदरवाइज देयर कैन बी इश्यूज। Where the shortfall in CRR persist in every director, manager or secretary of the bank who is knowingly or willfully a party thereto shall be punishable with a fine. In that case, RBI may also prohibit bank from accepting deposit. So CRR में अगर शॉर्टफॉल परसिस्ट करता है, बना रहता है, कब तक? तो उस केस में RBI क्या कर सकता है? एक तो इन लोगों को फाइन कर सकता है, डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को, इनको फाइन कर सकता है। दूसरा एक्सट्रीम तक जा सकता है RBI कि उस बैंक को डायरेक्ट कर दे कि भाई अब आप नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहले CRR को मेंटेन करें, उसके बाद हम सोचेंगे। तो ये एक्शन RBI इनिशिएट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये सिचुएशन कितनी देर तक रहती है, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कदम उठा सकता है। पहले फोर्टनाइट में ही, सेकंड फोर्टनाइट में, थर्ड फोर्टनाइट में या फोर्थ फोर्टनाइट में अगर ये पोजीशन परसिस्ट करती है मींस कंटिन्यू करती है,
तो क्वेश्चन 51, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51? क्या आंसर रहेगा 51 के लिए? तो अगर ये तीसरे फोर्टनाइट तक भी कंटिन्यू करती है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 1.5 महीना अप्रोक्सीमेटली, अगर कोई बैंक 3 फोर्टनाइट्स तक सीआरआर को मेंटेन नहीं कर पाता, यानी 1.5 महीने तक ऑलमोस्ट, सो फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं, तो तकरीबन आपके हो गए 42 डेज। तो अगर कोई बैंक सीआरआर को इतने दिनों तक लगातार मेंटेन नहीं कर पाता फॉर एनी रीजन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर ये वाले एक्शन इनिशिएट कर सकता है। फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर, आरबीआई इंपोजेस पेनल्टी ऑन द बैंक बी। बैंक बी ने एसएलआर को मेंटेन नहीं किया, आरबीआई ने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी। अमाउंट ऑफ पेनल्टी हैज टू बी पेड बाय बैंक विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द नोटिस डिमांडिंग पेमेंट। आरबीआई ने ये पेनल्टी लगा दी है, आरबीआई ने ये पैसा डिमांड कर लिया बैंक से कि भाई ये पैसा आप हमें पे करिए पेनल्टी का। तो ये पेमेंट कितने पीरियड में करना होगा? 7 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर या 28 डेज के अंदर? तो पेमेंट ये कितने पीरियड में करना होगा, ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 52, सो व्हाट इज दैट पेमेंट पीरियड? तो ये पेमेंट करना होगा विद इन 14 डेज, तो 14 दिन के अंदर ये पेमेंट करना होगा, यानी 2 वीक्स हो गए हमारे, या यूं कहें फोर्टनाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, इफ बैलेंस ऑफ एसएलआर ऑन एनी ऑल्टरनेटिव फ्राइडे, दैट इज preceding working day when such Friday is a holiday, falls below minimum requirement, banking company is liable to pay to RBI penal interest at what rate? तो अगर किसी बैंक के एसएलआर में शॉर्टफॉल बनता है ऑल्टरनेटिव फ्राइडे को, और वो नीचे चला जाता है मिनिमम रिक्वायरमेंट से, तो जितनी रिक्वायरमेंट बनती है उससे अगर वो नीचे चला जाए, तो बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो हमने बताना है। शॉर्टफॉल डे के लिए वो इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट कितना है वो हमने बताना है, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? 2% प्लस बैंक रेट, 3% प्लस बैंक रेट, 4% प्लस बैंक रेट, या 5% प्लस बैंक रेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा बनता है? सो फ्रेंड्स, हमारा आंसर इसमें बनता है 3% प्लस बैंक रेट। तो पहले डिफॉल्ट के लिए दिस इज द अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसेट्स इन इंडिया ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी एट क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, और इफ दैट फ्राइडे इज ए पब्लिक हॉलीडे अंडर एनआई एक्ट, तो फिर एट क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रीवियस वर्किंग डे शेल नॉट बी लेस देन हाउ मच % ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर लेने केयरफुली। सो ये सेक्शन कहती है कि बैंक अपने जो एसेट मेंटेन करेंगे इंडिया के अंदर, उनके डिमांड टाइम लायबिलिटी का कम से कम कितने % होंगे, उनको वो मेंटेन करने होंगे। कब मेंटेन करने होंगे? लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर को। तो ये कितने % मेंटेन करने होंगे? उनके टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी के 50% के बराबर, 60% के अंदर बराबर, 75% के बराबर, 90% के बराबर, यानी इंडिया में वो एसेट मेंटेन करने हैं। तो दिस मीन कुछ एसेट बैंक फॉरेन में मेंटेन करते हैं, कुछ इंडिया में मेंटेन करते हैं। इंडिया में उनको कितने मेंटेन करने होंगे, ये हमने क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सो हाउ मच टू बी प्रोवाइडेड? तो यहाँ पे प्रोविजन है कि जो भी उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटीज होंगी, उनका 75% उन्हें एसेट की फॉर्म में इंडिया में मेंटेन करना होगा।
यानी अगर 100 हैं हमारी डिमांड टाइम लायबिलिटीज, तो कम से कम मिनिमम 75 इंडिया में एसेट्स होंगे और मैक्सिमम 25 आउटसाइड कंट्री एसेट बैंक वो मेंटेन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। All banks whose shares are listed with stock exchange are required to publish their unaudited half-yearly results according to format prescribed by SEBI. Every banking company has to prepare its balance sheet and profit loss account as stipulated in Section 29 Banking Regulation Act. Balance sheet and profit loss account has to be prepared at end of each calendar year. ऑप्शन हमारे ये वाले हैं, तो हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो सभी तीनों ऑप्शन को केयरफुली, स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें, फिर उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 55। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55? तो चलिए एक एक करके रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट्स को। सभी बैंक जिनके शेयरिंग का लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हुआ है, तो उनको अनऑडिट रिजल्ट पब्लिश करने होते हैं हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर और फॉर्मेट प्रोवाइड करता है सेबी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग कहाँ के ऊपर है? ये सेबी प्रेस्क्राइब करता है या कोई और प्रेस्क्राइब करता है? ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं या कि कोई और पीरियोडिसिटी के रिजल्ट्स हैं? फ्रेंड, सेबी इसको प्रेस्क्राइब करता है, नो डाउट अबाउट इट, ये पार्ट इसमें करेक्ट है, लेकिन दिस पार्ट इज रॉन्ग। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बैंकों को पब्लिश करने हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। एवरी बैंकिंग कंपनी प्रिपेयर करेगी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट सेक्शन 29 के मुताबिक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। यस, दिस इज करेक्ट। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करना होगा एट एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि ये कैलेंडर ईयर नहीं है, इट इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो केवल स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी करेक्ट है और वो आंसर हमारा बनता है ए ऑप्शन। तो दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम IIBF बुक्स? क्या आप अपनी प्रिपरेशन IIBF को बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बुक के अंदर जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा हुआ है, वो आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी डिफिकल्टी महसूस होती है, जिसके कारण आप बार बार उसको रीड करते हैं, रिपीट भी करते हैं और कुछ देर के बाद भूल भी जाते हैं, तो ये डिफिकल्टी हो सकती है। सेकेंडली, क्योंकि आप रिपीट करते हैं, पहले आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो उससे आपका टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है कुछ कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो आपको प्रैक्टिस काफ़ी सारी करनी है, वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल नहीं पाते। या केस स्टडीज़ बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है तो बहुत कहीं कहीं आपको केस स्टडीज़ नज़र आती हैं। तो अगर ये इश्यूज आप फेस करें तो उसका सॉल्यूशन लाइक कहाँ करता है? फ्रेंड, उसमें आप हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन को यूज़ कर सकते हैं। इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं बहुत सिंपल करके समझाते हैं और बहुत क्विकली आप उसको समझ जाते हैं, तो जिससे आपकी ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और देर तक वो याद भी रह जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन बैंक से। केस स्टडीज आपको पता है CIB में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बगैर आप पेपर पास कर नहीं सकते। तो बहुत सारी केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो ये मिलेंगे आपको हमारी ऐप के अंदर या आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो इनको यूज़ करिए और इनका बेनिफिट लेके अपनी पास होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म सेट आउट इन विच शेड्यूल टू विच एक्ट?
जो भी बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करनी है, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है, तो वो एक फॉर्म है, वो कहाँ पे है वो और किस एक्ट के अंतर्गत है वो, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो शेड्यूल 1 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है या शेड्यूल 4 है, तो वो किस शेड्यूल में है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, तो किस शेड्यूल में है ये। सो दिस इज इन शेड्यूल थर्ड शेड्यूल के अंदर है ये, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो थर्ड शेड्यूल है। क्वेश्चन 57, एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड फॉर्म रिलेटेड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ये जो फॉर्म है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकती है आफ्टर गिविंग नोटिस नॉट लेस देन हाउ मेनी मंथ्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसमें नोटिस देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो नोटिस कितने पीरियड का नोटिस होगा कि वो उस फॉर्मेट में ये चेंजेस करना चाह रही है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1 मंथ का नोटिस होगा, 2 मंथ्स का नोटिस होगा, 3 मंथ्स का नोटिस होगा या 4 मंथ्स का नोटिस होगा। तो नोटिस का पीरियड क्या रहेगा, ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो व्हाट विल बी दैट नोटिस पीरियड। फिर ये नोटिस पीरियड होगा 3 मंथ्स का, 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा, ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है इस सेशन को डिसलाइक ज़रूर करके जाना, लेकिन अगर ये यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच मत करना। आपका लाइक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रोल क्या है, जितने लाइक्स किसी वीडियो के पास ज़्यादा हैं उतना ही YouTube अपने लेवल के ऊपर कोशिश करता है और लोगों को उस वीडियो को दिखाने की। तो अगर आप इसको लाइक कर देते हैं तो बहुत सारे और लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी YouTube प्रोवाइड करेगा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको देखने को मिल जाए। तो आप दूसरों की हेल्प कर रहे होंगे, केवल लाइक नहीं कर रहे होंगे, दूसरों की हेल्प कर रहे होंगे। और हम YouTube के साथ साथ खुद भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इसके लिंक को शेयर करें, कॉपी करें और अपने व्हाट्सएप मैसेज में, अपने फेसबुक पेज या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में उसको पोस्ट कर दीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले और आप कोई भी लेसन को मिस ना करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।